इसके पहले वाले वीडियो में लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत कवर किए हुए थे। इस वीडियो में मापन एवं मूल्यांकन को कवर करेंगे। मापन मीन्स मेजरमेंट और मूल्यांकन इवैल्यूएशन। देखेंगे कि मेजरमेंट क्या होता है। किसी वस्तु या घटना को संख्यात्मक मान प्रदान करना मापन कहलाता है। जैसे कोई वस्तु हम देख रहे हैं तो कहेंगे कि कोई चीज़ कितनी है, 10 है, 15 है, 20 है। या कोई घटना हुई तो कितनी घटना घटित हुई है, 2 हुई है या 4 हुई है। जब किसी वस्तु, घटना, व्यक्ति को संख्यात्मक मान प्रदान करते हैं उसी को मापन कहा जाता है। किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को अंकों में व्यक्त करना, उसी का दूसरा हम देख सकते हैं कि और में लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को अंकों में व्यक्त करना ही मापन कहलाता है। अब उसके बाद देखेंगे कि लुईस स्टीवेंसन के अनुसार मापन क्या है। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। जैसे हम किसी नियम के अनुसार रनिंग करवा रहे हैं तो रनिंग में कह दें कि जो पहले आया है बच्चा उसको फर्स्ट रैंक दे दें और जो सेकंड नंबर पे आया है उसको हम सेकंड रैंक दे दें। तो किसी निश्चित स्वीकृति के अनुसार किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को अगर अंक प्रदान कर रहे हैं तो यही क्या होता है, मापन होता है। लुईस स्टीवेंसन ने बताया है। मॉरिसन ने कहा है कि मापन मूल्यांकन प्रक्रिया का ही एक भाग है जिसके द्वारा एक शिक्षक किसी छात्र की एक विशेषता को क्रम या संख्यात्मक मान प्रदान करता है। जैसे कोई शिक्षक है वो अपनी ही लिखावट को 10 में से 9 नंबर दे रहा है, तो एक तरह से ये क्या है, जिसको हम संख्यात्मक मान प्रदान कर रहे हैं वही मापन है। उन्होंने कहा है कि मापन मूल्यांकन प्रक्रिया का ही भाग है, इसमें भी मूल्यांकन ही हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, जिसके द्वारा शिक्षक छात्र की विशेषता को या तो उनको ऑर्डर में प्रदान कर देते हैं कि इनका फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, इस तरह से, या तो उनको संख्यात्मक मान प्रदान कर देते हैं कि 60 में से 40 नंबर पाया है, 60 में से 20 नंबर पाया है। ये मॉरिसन ने कहा था। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट जो होता है मापन के मुख्यतः 2 प्रकार हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि क्वांटिटी, जिस मापन को इकाई में, किसी भौतिक इकाई में व्यक्त किया जा सकता है उसे मात्रात्मक मापन कहते हैं। जैसे लेंथ को हम मीटर में, हाइट को मीटर में, यहाँ पे वर्ग है जूल में, किसी के मास को किलोग्राम में, डिस्टेंस को मीटर में, टाइम को सेकंड में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एक भौतिक यूनिट प्रदान कर रहे हैं, इसी को मात्रात्मक मापन कहते हैं। और क्वालिटेटिव मेजरमेंट क्या होता है, जहां मापन में ही गुणों को अंक प्रदान कर दिया जाए तो ऐसा मापन गुणों का मापन कहलाता है। जैसे बुद्धि का मापन, व्यक्तित्व का मापन, ये सब क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव में हम उसको अंक नहीं प्रदान कर सकते हैं। क्वालिटेटिव में कहते हैं ना कि कोई कितना अच्छा है, कोई कितना खराब है, ये नहीं कहते हैं कि वह 2 किलो अच्छा है या वह 2 किलो खराब है। क्वालिटेटिव में अच्छा, खराब, ये सब गुण के आधार पर मापन करते हैं, वो क्वालिटेटिव होता है। और जब हम उसको भौतिक इकाई प्रदान कर देते हैं तो वो मात्रात्मक मापन होता है, क्वांटिटेटिव मापन होता है। मापन के तत्व। मापन के मुख्यतः 3 तत्व होते हैं, मापनकर्ता, मापन के उपकरण और मापन के चर। सबसे पहले अब यहाँ पे देखेंगे मापनकर्ता क्या होता है। मापनकर्ता एक व्यक्ति या एक मशीन हो सकता है। मापनकर्ता का सबसे वांछनीय गुण वस्तुनिष्ठता या निष्पक्षता है। देखिए, सबसे पहले हम मापनकर्ता एक व्यक्ति के रूप में समझेंगे, फिर एक मशीन के रूप में समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप एक दर्जी के पास कपड़े सिलवाने गए तो दर्जी क्या करता, दर्जी वहाँ पर मापन करता होता है। वह इंची टेप का उपयोग करके लंबाई और चौड़ाई माप रहा होता है। अब लंबाई चौड़ाई मापने में अगर उसने एक्यूरेसी में कोई
उसकी सटीकता, अकुरेसी में कोई प्रॉब्लम हुई या कोई अकुरेसी में गलती कर दिया वो, तो कपड़े फिट नहीं आएंगे। तो यहाँ पर जो टेलर था वो एक मापन करता था और यहाँ पर उसका जो वांछनीय गुण था वो उसकी अकुरेसी थी। अब हम देखेंगे मापन करता एक मशीन के रूप में कैसा होता है। जैसे आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो वहाँ की मशीन ये बताती है कि गाड़ी में कितना लीटर पेट्रोल गया। यहाँ वह पेट्रोल मशीन ही मापन करता है। अब इसमें ये भी होगा कि मशीन की जो गुण है, वांछनीय गुण है, उसमें कितनी विश्वसनीयता है। हमें भरोसा यही होता है कि मशीन हर बार सही मात्रा ही मापेगा। अब नेक्स्ट जो देखेंगे जो कि है मापन के उपकरण। मापन के उपकरण वे औजार या तंत्र या तरीके जिससे मापन होता है। जैसे तराजू। तराजू का उपयोग करके हम ये बता सकते हैं कि कोई चीज़ का कितना भार है या कितना वज़न है। जैसे 5 किलो चीनी हम तराजू से तौल के बता सकते हैं। अब थर्मामीटर से हम शरीर का तापमान बता सकते हैं। तो ये थर्मामीटर भी एक तरह से मापन का उपकरण है। बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, तो बहुविकल्पी प्रश्न से हम एक तरीके से माप सकते हैं कि छात्र का ज्ञान कितना है। और लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से हम माप सकते हैं कि छात्र किसी विषय की कितनी गहरी समझ रखता है। अब नेक्स्ट हम आगे देखेंगे मापन के चर। मापन के मुख्यतः 2 चर माने गए हैं, मात्रात्मक चर और गुणात्मक चर। पहला हो गया मात्रात्मक चर। मात्रात्मक चर में होता है जिन्हें अंकों या नंबरों में व्यक्त किया जा सकता है। अंकों या नंबरों में कैसे व्यक्त किया जा सकेगा। जैसे 5 फुट लंबाई हो गई, 60 किलो वजन हो गया, 20 वर्ष आयु हो गया। तो ये मात्रात्मक चर हैं जिसमें हम अंक या नंबर के द्वारा उसे व्यक्त कर सकते हैं। गुणात्मक चर क्या होते हैं। ये गुणात्मक चर को इंग्लिश में क्वालिटेटिव वेरिएबल कहते हैं, जो गुणों या विशेषताओं को बताते हैं। जैसे कि ईमानदारी हो गया, सुंदरता हो गया, रक्त समूह हो गया। इन्हें नंबरों में मापना कठिन होता है, ये गुणात्मक चर हैं। मात्रात्मक चर को 2 अन्य भागों में बांटा गया है, सतत चर और असतत चर। सतत चर वह होता है जिसमें कोई अंतराल ना हो। इनका मीन्स है कि उनके बीच में गैप ना हो। इसका मान जो है दशमलव में भी संभव है। जैसे किसी विद्यार्थी का वजन 50.5 kg है, तो यहाँ पर दशमलव में भी मान संभव है और इनके बीच में गैप नहीं है। किसी विद्यार्थी की लंबाई हो गई, जैसे 5 फुट 4 इंच हो गया, तो ये सतत चर होते हैं जिनके बीच में गैप नहीं होता है। दूसरा है असतत चर। ऐसा चर जो केवल पूर्णांक में विकसित हो, ये दशमलव में संभव नहीं होंगे। जैसे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 50.5 है, क्योंकि विद्यार्थी जो होते हैं वो पूर्णांक में होते हैं। तो इस वजह से ये असतत चर है जिनके बीच में गैप नहीं होता है। जिनके बीच में क्या होता है, गैप होता है। यहाँ पर पूर्णांकों में इसे विकसित किया जाएगा, दशमलव में इसे विकसित नहीं किया जा सकता है। मापन की त्रुटियाँ। मापन में 3 प्रकार की त्रुटियाँ संभव है। एक है व्यक्तिगत त्रुटि, एक व्यक्ति द्वारा खुद से की गई गलती, विद्यार्थियों द्वारा गलत उत्तर मापना। दूसरा जैसे हो गया मापनकर्ता द्वारा पक्षपात करना। अब विद्यार्थी गलत उत्तर कर रहे हैं तो ये भी व्यक्तिगत त्रुटि ही है। और मापनकर्ता पक्षपात कर रहा है, किसी को ज़्यादा नंबर दे रहा है, किसी को कम नंबर दे रहा है। या जैसे मापनकर्ता कोई व्यक्ति है तो वो कोई चीज़ ज़्यादा माप दे रहा है। कोई गया वहाँ पे सामान लेने, मान लीजिए किराना का दुकान है, वहाँ पे कोई सामान लेने गया तो 5 किलो चीनी में वो थोड़ा सा कम किसी को दे रहा है, किसी को ज़्यादा दे रहा है। तो मापन करता है यहाँ पर क्या कर रहा है, जब पक्षपात कर रहा है तो ये भी व्यक्तिगत त्रुटि हुई। दूसरा हो गया आकस्मिक त्रुटि। अचानक त्रुटि हो गई, जैसे परीक्षा भवन में अचानक बीमार हो जाना, ये एक आकस्मिक त्रुटि है। क्रमिक त्रुटि हो गया, जैसे किसी प्रश्न का विकल्प ए टिक करने की जगह किसी दूसरे प्रश्न का उत्तर ए टिक कर देना। ये अक्सर एग्जाम हॉल में हो जाता है, क्रमिक त्रुटि।
मापन के स्तर में लुईस स्टीवेंसन ने 4 स्तर दिए हैं। पहला है नामित मापन, शाब्दिक मापन, नॉमिनल लेवल इसी को कहते हैं। दूसरा है क्रमिक मापन, ऑर्डिनल लेवल कहते हैं इसी को। अंतराल मापन, इंटरवल लेवल, अनुपातिक मापन, रेशियो लेवल। अभी यहाँ पे हम एक एक जो ये 4 लेवल हैं इसको एक एक करके देखेंगे। पहला है नामित मापन। नामित मापन क्या होता है? नाम या श्रेणियों के आधार पर चीज़ों को अलग करते हैं। यह सबसे हल्का मापन होता है, अर्थात यह सबसे निम्न स्तर है जहाँ गुण को ही नाम मान लेते हैं। जैसे कक्षा के विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण में मापना, उत्तीर्ण को अलग कर देना, अनुत्तीर्ण को अलग कर देना। जहाँ केवल गुण के आधार पर मापन होता है उसे नामित मापन कहते हैं। जैसे ग्रामीण और शहरी, जो गांव में रहते हैं वो अलग, जो शहर में रहते हैं अलग। नाम के बेस पे यहाँ पे ग्रामीण और शहरी के बेस पे अलग किया गया। फुटबॉल टीम की जो खिलाड़ी होते हैं उनके जर्सी पर जो नंबर लिखा रहता है, नंबर 10, नंबर 7, तो वहाँ पे ये नहीं है कि कौन अच्छा प्रदर्शन करता है, वहाँ बस अलग करते हैं खिलाड़ियों की जर्सी को सिर्फ पहचान के लिए, अंकों द्वारा खिलाड़ियों को पहचान सकें ताकि। क्रमिक मापन क्या होता है? जब मापन में नाम के अलावा क्रम का भी पता चले तो उसे क्रमिक मापन कहते हैं। जैसे कक्षा में विद्यार्थियों का अनुक्रमांक हो गया। अब यहाँ पे अनुक्रमांक क्या होता है कि जैसे कोई भी एडमिशन हुआ तो रोल नंबर फर्स्ट से लेके मान लीजिए 30 स्टूडेंट हैं वहाँ पे, तो 30 स्टूडेंट का रोल नंबर और नाम के अकॉर्डिंग। कभी कभी ऐसा होता है जब अटेंडेंस लेते हैं तो सिर्फ रोल नंबर बोलते हैं तो वो जो स्टूडेंट होता है वो ये पहचान जाता है कि हाँ ये मेरा ही है, तो वहाँ पर क्रम के अनुसार वो अपनी पहचान हो जाती है। भारत के राष्ट्रपति की सूची जो होती है क्रमिक मापन है ये सब। अंतराल मापन क्या होता है? जब मापन के दौरान एक निश्चित अंतराल दिया गया है तो उसे अंतराल मापन कहते हैं। जैसे भारत में प्रत्येक 10 वर्ष बाद होने वाली जनसंख्या गणना या इसी को सेंसस भी कहते हैं। जो जनसंख्या गणना होती है वो एक अंतराल के बाद होती है, 10 वर्ष बाद होती है। जैसे अब 2011 में हुई थी, 2021 में होना था लेकिन कोरोना की वजह से ना हो पाई, तो अब 2027 में कंप्लीट होगी। आनुपातिक मापन होता है, यह सबसे बेहतर और सर्वोच्च मापन है क्योंकि इसमें ना तो मापन इकाई होती है ना ही अशुद्धि या त्रुटि की संभावना होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें परम शून्य संभव है। राम की 3 पुस्तकों की तुलना में श्याम के पास कोई नहीं, तो परम शून्य केवल आनुपातिक मापन में ही संभव होता है। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है कि श्याम के पास जो है 0 पुस्तकें हैं, तो श्याम के पास 0 पुस्तकें हैं, इसका मतलब है कि सच में उसके पास कोई पुस्तकें नहीं है। तो परम शून्य केवल इसी आनुपातिक मापन में ही संभव है, किसी और मापन में परम शून्य संभव नहीं है। अब देखेंगे मापन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। मापन केवल अंकात्मक होता है। मापन जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, जो कि अभी हम देख चुके हैं। मापन में कुछ त्रुटियां ज़रूर होती हैं। हमने बताया कि मापन में त्रुटियां हो सकती हैं, चाहे पक्षपात की वजह से हो जाए या फिर ध्यान ना देने की वजह से, व्यक्तिगत त्रुटि की वजह से हो जाए, तो कोई ना कोई त्रुटि यहाँ पे ज़रूर हो जाती है। मापन का हमेशा मानक है। मापन हमेशा कुछ नियमों पर ही होता है। कोई भी मापन अगर किया जा रहा है, जैसे किसी का लंबाई का मापन किया जा रहा है या किसी के वज़न का मापन किया जा रहा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ नियम होता है। अब देखेंगे कि मापन के क्या लाभ होते हैं। परीक्षा में परिणाम घोषित करने में सहायक होता है। अगर मापन ही ना होता तो परीक्षा में परिणाम घोषित ना हो पाता। हम ये नहीं बता पाते कि कौन फर्स्ट रैंक है किसका, किसका सेकंड रैंक है, कौन फेल हो गया है, कौन पास हो गया है, तो ये सारी चीज़ें ना हो पाती अगर मापन ना होता। दैनिक जीवन में लेन देन आवश्यक है। दैनिक जीवन में अगर कुछ भी हम ले रहे हैं,
कोई सामान ले रहे हैं तो उसी के अनुरूप ही उसको मूल्य देते हैं। तो जो भी सामान लेते देते हैं ये सब मापन की वजह से ही संभव है। मूल्यांकन के लिए मापन अनिवार्य है। मापन जो होता है विद्यार्थियों में प्रेरणा का संचार करता है। जैसे एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट आने के बाद जो भी रिज़ल्ट आया हुआ है उससे एक मोटिवेशन आता है स्टूडेंट में। तो मापन जो होता है विद्यार्थियों में प्रेरणा का संचार करता है। अब देखेंगे एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषता होती है। एक अच्छे परीक्षण की निम्न विशेषता होती है, जैसे वो उसमें वैधता होना चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, रियलिटिविटी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, व्यवहारिकता होना चाहिए, विभेदकता होना चाहिए और मितव्ययिता होना चाहिए। अब यहाँ पर जो अच्छे परीक्षण की विशेषता है इसको हम एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे वैधता क्या होता है या वैलिडिटी क्या होता है। परीक्षण केवल उसी उद्देश्य की पूर्ति करे जिसके लिए वो बनाया गया है। जैसे मान लीजिए कि आप अपनी लंबाई नापना चाहते हैं, इसके लिए आप इंची टेप का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो इंची टेप है वो वैलिड है, लेकिन आप वजन तौलने वाली मशीन पर खड़े होकर अपनी लंबाई जानना चाहें तो वो जो मशीन है लंबाई के लिए वैध नहीं होगी। तो जो बनाया गया है, जैसे यहाँ पे जो इंची टेप था वो सिर्फ लंबाई के लिए वैलिड था, ना कि वो वज़न के लिए। या जो वज़न वाली मशीन है वो सिर्फ वज़न ही बता सकती है, वो लंबाई के लिए वैलिड नहीं है। तो जो चीज़ जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है वो उसी के लिए वैलिड होनी चाहिए, किसी और चीज़ के लिए नहीं होनी चाहिए। दूसरा है विश्वसनीयता। समान परिस्थिति में समान परिणाम देना विश्वसनीयता से आशय है कि आज वह जिस अमुक छात्र के विषय में इंगित करे वह सप्ताह बाद भी लगभग वही बात कहे। देखिए, इसको अगर आसान भाषा में कहेंगे तो अगर परीक्षण को बार बार दोहराया जा रहा है तो नतीजे जो हैं एक जैसे ही आनी चाहिए, समय बदलने पर परिणाम नहीं बदलने चाहिए। जैसे आज अपना वज़न किया, वह 60 किलो था, 5 मिनट बाद आपने फिर से वज़न किया, फिर से 60 किलो ही दिखाया। इसका मतलब है कि वो जो मशीन है वो विश्वसनीय है, उस पर विश्वास किया जा सकता है। अगर समय अंतराल जैसे जैसे समय हम ले रहे हैं, 5 मिनट पहले किए तो कुछ वज़न और बताया, 5 मिनट बाद किए तो कुछ और बताया, उसके 5 मिनट बाद किए तो कुछ और बताया। अगर ऐसा वज़न बताता तो वो जो मशीन होती वो विश्वसनीय ना होती। अब आगे देखेंगे वस्तुनिष्ठता क्या है। वस्तुनिष्ठता में है कि परीक्षणकर्ता किसी पक्षपात या पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो। इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है हम यहाँ पे देखेंगे OMR शीट। OMR शीट में क्या होता है, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर होते हैं। वो कोई भी दुनिया का कोई भी टीचर चेक करेगा तो एक क्वेश्चन के लिए उसका एक ही सही जवाब होता है। वहाँ पे क्या होता है कि कम या ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, जितना भी नंबर मिलना है वो उतने ही नंबर मिलेंगे, चाहे उसको दुनिया का कोई भी टीचर चेक करे। वहीं पर अगर ऐसे की बात करें तो अलग अलग टीचर अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग नंबर दे सकते हैं, तो उसमें जो वस्तुनिष्ठता होती है वो कम होती है, क्योंकि उसमें पक्षपात या पूर्वाग्रह आ जाता है। और जो वस्तुनिष्ठता है इसमें पक्षपात या पूर्वाग्रह नहीं होता है। व्यवहारिकता में क्या होता है कि परीक्षण वास्तविक परिस्थितियों में प्रयोग करने लायक हो। इसका आसान भाषा में देखेंगे तो टेस्ट ऐसा होना चाहिए जिससे असल ज़िंदगी में आसानी से लागू किया जा सके। जैसे आप किसी बच्चे की दौड़ने की क्षमता नापना चाहते हैं तो टेस्ट ऐसा हो जो स्कूल के मैदान में भी हो सके, ना कि जिसके लिए आपको किसी ऊंचे पहाड़ पर जाना पड़े। इसके बाद है विभेदकता।
परीक्षण इस तरह से बनाया जाए कि अलग अलग मानसिक स्तर के लोगों पर अलग अलग परिणाम दे सके। इसका मतलब है कि अगर क्लास का पेपर बहुत आसान होगा तो सब 100 नंबर ले आएंगे, अगर बहुत कठिन होगा तो सब फेल हो जाएंगे। तो विभेदन डिफरेंशिएशन का जो मतलब है यहाँ पे ये है कि पेपर ऐसा होना चाहिए जिससे पता चले कि किसने कितनी मेहनत की है। तो ना तो बहुत आसान होना चाहिए, ना ही बहुत कठिन होना चाहिए, इजी टू मॉडरेट पेपर होना चाहिए। नेक्स्ट है मितव्ययिता। मितव्ययिता को इकोनॉमी कहते हैं। टेक्स्ट ज़्यादा खर्चीला नहीं होना चाहिए, इसमें समय, पैसा और मेहनत तीनों की बचत होनी चाहिए। अगर एक छोटा सा गणित का टेस्ट लेने के लिए आपको बहुत महंगी मशीन या हजारों रुपए के कागज चाहिए तो वह टेस्ट जो है मितव्ययी नहीं है। मितव्ययिता का मतलब होता है खर्चीला। थैंक यू। नेक्स्ट मूल्यांकन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।